हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग गेजल। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं डे 4 ऑफ मेंस लेवल रीजनिंग। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्लासेस के अंदर फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने कोडिंग के क्वेश्चंस किए थे जो मेंस लेवल थे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने उसमें किए थे। उसके बाद बाकी की जो क्लासेस है उसमें हमने मिक्स्ड मेंस लेवल की प्रैक्टिस जो है वो करें, जिसमें हम लोग पजल्स भी करते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करते हैं। तो वैसे ही अगर देखा जाए तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग 2 पजल्स करने वाले हैं मेंस लेवल हमारे। और उसके बाद हम लोग करने वाले हैं रिवर्स साइलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। तो आई होप आप लोग सभी तैयार होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड लास्ट में बताइएगा आपका कितना स्कोर रहा। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड। उससे पहले एक चीज और बता देती हूँ। अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे आप लोग द लर्निंग हेजल के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं विद द सेम नेम एंड द सेम लोगो। सर्च कर सकते हैं और आप लोगों को वहां पे कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। चलिए जी, शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। तो हमारा पहला सवाल है कि 7 पर्सन है हमारे पास और ये करते क्या है। देखो, पजल बनाने की एक टेक्निक होती है। कुछ लोग कहते हैं शुरू से स्टार्ट कर दो, और मैं ये कहती हूँ कि पहले सारी हिंट्स को अच्छे से देख लो। मतलब इस पैराग्राफ को आपने सिर्फ एक ही बार गो थ्रू करना है। सेकंड टाइम आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो साइड पे हिंट्स होती हैं, ये नहीं कि पूरा पूरा लिखना है। हिंट्स का मतलब होता है बहुत शॉर्ट नोट्स बनाना, बिल्कुल छोटा छोटा इसको लिख लो, ताकि जब आप क्वेश्चन करो तो आपके दिमाग में हो कि कौन कौन से पॉइंट्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। ठीक है। तो पजल्स में मेन चीजें क्या होती हैं, सबसे पहली होती है डेफिनेट हिंट जो हम लोग उठाते हैं। दूसरा, हम लोग क्लबिंग देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आपस में क्लब हो रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास जो इनडेफिनेट हिंट्स बचती हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं होता, हम उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला हुआ है। 7 पर्सन है हमारे पास। लेक्चर अटेंड करते हैं वीक मंडे से लेके संडे तक चलता है। ईच वन ऑफ देम आर ऑफ डिफरेंट एज। सब जो है वो अलग अलग उम्र के हैं। 16, 38, 43, 27, 32, 35 और 21 अलग अलग उम्र के हैं। और इनकी जो एजेस हैं वो ईयर्स में दी है, मतलब 16 ईयर्स, 38 ईयर्स, कुछ इस तरह से। सारी इन्फॉर्मेशन सेम ऑर्डर में नहीं है। अच्छा, आगे कहा है 2 पर्सन अटेंड द लेक्चर। हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें क्या बोला हुआ है, हमें डेज दिए थे। तो मैं यहाँ पे, हमें पता है कि बेस क्या लेके चलना चाहिए, मुझे डेज ही बेस को लेके चलना चाहिए। तो ये आ गया मेरा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, मेरे पास ये बन गया। अच्छा, लिखा क्या है, 2% इन द लेक्चर बिटवीन आर एंड 43। आर और 43 के बीच में कितने लोग लेक्चर अटेंड करेंगे? 2 लोग। अब मुझे नहीं पता ऊपर नीचे कैसे हैं, तो मैं इनको इसी तरह से लिख दूंगी। The one who is eldest was born after Thursday but before Sunday। तो बेटा, थर्सडे के बाद और संडे से पहले सिर्फ 2 ही दिन बचते हैं। और एल्डेस्ट कौन सा है? 43 ईयर्स वाला। तो 43 ईयर्स वाला कब कब पैदा हो सकता है? या तो फ्राइडे को या तो सैटरडे को। ठीक है, यहाँ तक कहानी खत्म। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है मोर देन 3% अटेंड द लेक्चर बिटवीन के एंड एस। एस हु इज नॉट द ओल्डेस्ट। मतलब ये जो 43 वाला है, ये एस तो हो नहीं सकता क्योंकि ओल्डेस्ट है ना। और के और एस के बीच में 3 से ज्यादा लोग आएंगे। अच्छा देखो, हमारे पास एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, तो 7 में से 2 पोजीशंस तो के एस ने ले ली, बची कितनी? 5 पोजीशन। तो इसका मतलब के और एस के बीच में 4 या फिर 5 ही लोग आ सकते हैं, क्योंकि 3 से ज्यादा लोग होने चाहिए। ठीक। देखो, 4 रखेंगे तो 6 का सेट बन जाएगा, और अगर 5 रखेंगे तो 7 का सेट बन जाएगा। एस अटेंड द लेक्चर नीदर ऑन फर्स्ट और लास्ट डे ऑफ द वीक। चलो भाई, एस कुछ और भी कहना चाहता है। एस कह रहा है ना तो मैं मंडे को लेक्चर अटेंड करूंगा और ना ही संडे को लेक्चर अटेंड करूंगा। यही है ना, फर्स्ट और लास्ट डे ऑफ द वीक। के इज 6 ईयर्स यंगर देन टी। अब कह रहा है कि जो के है ना, वो टी से कितना छोटा है? 6 साल। एंड टी इज 3 ईयर्स एल्डर देन वी। और टी जो है वो वी से कितना बड़ा है? 3 ईयर्स बड़ा है। द वन हु इज यंगेस्ट अटेंड द लेक्चर इमीडिएटली आफ्टर के। के एकदम बाद यंगेस्ट। यंगेस्ट कौन सा हुआ जो कितने साल का है? 16 साल का। वो लेक्चर अटेंड करता है। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहा है? द वन, अच्छा ये हो गया। एज मेनी पर्सन अटेंड द लेक्चर अबव एम आर एंड बिलो एफ आर द सेम। ठीक है, ये कह रहा है कि एम के ऊपर और एफ के नीचे जो नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या होने चाहिए? बराबर। एज डिफरेंस ऑफ एस एंड एफ इज परफेक्ट स्क्वायर। एस एफ का जो एज
डिफरेंस है वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। मॉड्यूलस लगा लेते हैं। मॉड्यूलस का मतलब ये हो गया कि एफ भी बड़ा हो सकता है और एस भी बड़ा हो सकता है। टी अटेंड द लेक्चर बिफोर एफ, टी जो है वो एफ से पहले लेक्चर अटेंड करेगा। चलो भाई, ये हमारे पास सारी की सारी कहानी है जो हम लोगों ने देख ली। अच्छा, अभी तक मेरे पास बिल्कुल डेफिनेट हिंट कौन सा है? मेरे पास एक ही डेफिनेट हिंट है जो अभी तक दिया हुआ है। वो क्या है? वो ये कहता है कि एस, सॉरी, 43 इयर्स वाला जो है वो या तो फ्राइडे आएगा या फिर सैटरडे को आएगा। ठीक है, 43 इयर्स वाला कहाँ पर आएगा? या तो फ्राइडे आएगा या तो सैटरडे आएगा। तो मैंने ये ले लिया 43 इयर्स, एक बार ले लिया यहाँ पे 43 इयर्स। देखो, साथ साथ में बनाते जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोग जो जो कनेक्ट होता है उसको कनेक्ट करते हैं। 43 के साथ कनेक्ट होता है R43। आर कहाँ आ जाएगा? 1 2 छोड़कर ऊपर, नीचे बनाने की जगह नहीं है, 1 2 छोड़कर फिर से ऊपर। खत्म, दूसरा वाला पार्ट भी खत्म। चलिए, अच्छा अब देखो, लिखा है S43 है नहीं और के एस में कम से कम 4 या 5 का गैप आएगा। चेक करते हैं। एस संडे को नहीं आ सकता। अगर मैं सैटरडे को एस रखती हूँ तो 1 2 3 4 छोड़कर के आराम से बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे देखो, एस को मैं मंडे को भी नहीं रख सकती ना। एस को मैं अगर यहाँ रखूँ तो 1 2 3 4 के गैप पे मैं ए नहीं बना पाऊंगी। तो इसका मतलब इस केस में एस इधर और के इधर आ जाएगा। बोलिए भाई, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? जो आपने लिखा है बस उसी को हम लोग बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एस इस पोजीशन पे नहीं आ सकता क्योंकि संडे है, इस पोजीशन पे नहीं आ सकता क्योंकि 43 लिखा है। 1 2 3 4 छोड़े तो मतलब यहाँ पे एस रखेंगे तो 1 2 3 4 छोड़ के के बनाने की जगह नहीं बची। तो हमारे पास एस के लिए कौन सी पोजीशन बची? सिर्फ ट्यूसडे की। तो 1 2 3 4 छोड़कर के आ जाएगा लास्ट। ठीक है जी, यहाँ तक खत्म। ये दोनों पॉइंट्स हमने यूज कर लिए। जैसे जैसे पॉइंट्स यूज हो रहे हैं हम लोग कट करते जाएंगे ताकि डाउट ना रहे, है ना? अच्छा, फिर क्या लिखा है? के जस्ट नीचे 16 वाला आएगा। अब देखो, के नीचे तो बनाने की जगह ही नहीं है ना, तो इसका मतलब सेकंड केस यहीं पे खत्म हो गया। तो जब आप आराम से हर चीज लिख के बनाओगे, मतलब कि आराम से, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत धीरे धीरे बनाना है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अगर हर चीज सामने रख के बनाओगे तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं रहेगा इस चीज को बनाना। चलिए, अब उठा लेते हैं केटी वाला, ये वाला पॉइंट क्लब करते हैं इसको। कह रहा है कि टी और वी आपस में रिलेटेड है। सबसे पहले मुझे एजेस बता दीजिए। एजेस हैं 16, मैं इसको सीक्वेंस में लिख लेती हूँ, 27 32 35 एंड 38। आर की एज निकल गई 16 साल। खत्म। अच्छा, अब बोला है कि वी और टी, इनमें 3 साल का गैप होगा। बेटा 3 साल का गैप कहाँ है? एक 32 35 में। तो मतलब अगर टी वी 32 का होगा तो टी कितने का हो जाएगा? 35 का। और दूसरा 3 साल का गैप आता है इधर, 35 और 38 में। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। TV3 हो गया। अब टी से 6 इयर्स माइनस करो। 6 इयर्स माइनस किए 29, 6 इयर्स माइनस किए 32। 29 तो हमारे पास कहीं क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो हम लोगों ने उठा लिया सेकेंड सेट। तो यहाँ से मुझे कंफर्म हो गया कि वी कितने सालों का है? 35। टी कितने का है? 38। और के कितने का है? 32 साल का। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? ये सारी एजेस हमारे पास निकल चुकी हैं। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे चेक करते हैं। अच्छा, आगे उसने कहा है कि एस और एफ का जो डिफरेंस है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब मेरे पास नंबर्स बचे हैं 21 27 और 43। 21 27 का डिफरेंस होता है 6 का। 21 43 का डिफरेंस होता है मेरे पास 22 का, विच इज नॉट अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को चेक करते हैं। 27 एंड 43, इनका डिफरेंस आ जाता है 16, विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन एस तो 43 हो नहीं सकता, तो कौन 43 होगा? एफ। समझ में आया? और एस कितना हो जाएगा? 27। बोलो भाई, क्लियर है जी यहाँ तक? अब देखो, एफ के नीचे और एम के ऊपर नंबर ऑफ पर्सन बराबर हैं। दो नीचे हैं तो दो ही ऊपर होने चाहिए, एम भी बन गया। टी के ऊपर एफ होना चाहिए, सॉरी एफ के ऊपर टी होना चाहिए, तो टी भी आ गया। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। बचा कौन पर्सन? पर्सन बचा है वी, जो कि कितने सालों का है? 35। सबकी एजेस तो अब हम निकाल ही चुके हैं। एस कितने साल का है? 27। टी कितने का है? 38।
के कितने का है 32 और बची हुई एज कौन सी बची 21 जो कि हम एम को दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस आसान होते हैं, थोड़े से घूमने से होते हैं, तो बेटर यही होता है कि आप लोग उसको टिक के समझ लें। क्वेश्चन मुझसे दो पूछे गए थे कि हाउ मेनी परसेंट इन द लेक्चर अबव वी, तो वी के ऊपर कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया। अगर वी लास्ट है तो मेरे पास आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6 लोगों ने अटेंड किया है। एम और थर्ड एल्डेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा है 43, फिर 38 और फिर 35, तो मतलब एम और 35 के बीच में कितने लोग हैं, तो एम 35 में कितने लोग हैं 3, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगले पे चलते हैं। 7 पर्सन्स हैं, ये 7 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं। वन ऑफ द फ्लोर इन द बिल्डिंग इज वेकेंट। अब आप लोग ये कहेंगे कि मैम यहाँ तो 8 फ्लोर्स लिखा होना चाहिए था, तो बेटा मेंस के पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी तरह से दिया होता है, क्योंकि जनरली बच्चे फटाफट से निकल जाते हैं पढ़ के, है ना। ऐसे पढ़ते हैं कि 7 पर्सन 7 फ्लोर्स, जस्ट 7 पर्सन 7 फ्लोर्स, लेकिन उसने क्या कहा है कि 7 पर्सन रहते हैं 7 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग पे, तो 7 पर्सन 7 फ्लोर्स पे तो रहेंगे ना। अब ये थोड़ी कहा कि उस बिल्डिंग में ही 7 फ्लोर है, इसने ये कहा कि 7 फ्लोर्स पे रहते हैं और एक फ्लोर जो है बिल्डिंग का वो वेकेंट है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। अब मेरे पास ईयर और बिल्डिंग दिया हो तो हम लोग हमेशा क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और चेक करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें ज़्यादा सूटेबल है, वेदर हम लोग बिल्डिंग लें या फिर मंथ्स लें। जैसे कई बार बोला होता है ना कि जुलाई वाला के बिल्कुल नीचे रहेगा, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आ जाता है कि हम लोगों को क्या बेस लेके चलना है, हम लोगों को बेस लेके चलना है यहाँ पे फ्लोर्स को। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सो ये हम लोग फर्स्ट पार्ट यहाँ तक पढ़ चुके हैं, जैन से जुलाई की बात हो रही है और 8 हमारे पास फ्लोर्स है। आगे चेक करते हैं, 1 सेकेंड। सी वेंट फॉर वेकेशन बिफोर ए, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे फ्लोर और मंथ दोनों है। तो सी जो है वो वेकेशन पे पहले जाता है ए से, तो मैं यहाँ पे हिंट के तौर पे लिख दूंगी मंथ, ये मंथ के केस में बात कर रहा है। द वन हु वेंट ऑन अप्रैल लिव्स इमीडिएटली बिलो एफ, एफ के एकदम नीचे कौन रहते हैं अप्रैल वाले भाई साहब, ठीक है, एकदम नीचे। ई लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर अबव फिफ्थ फोर्थ फ्लोर। अब ई जो है ना वो कहाँ पे रहता है, ई रहता है ऑड फ्लोर पे, ये एक डेफिनेट हिंट है इसलिए मैंने इसको सर्कल कर लिया। तो कौन कौन सा फ्लोर बचा 5 और 7। अच्छा, ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन जी एंड वेकेंट फ्लोर, जी और वेकेंट के बीच में सिर्फ 3 पर्सन रहते हैं। मैंने पी इसलिए लिखा क्योंकि कई बार 2 वेकेंट फ्लोर्स होते हैं, तो मान लो कि ए बी वेकेंट सी और मुझे जी और एक और वेकेंट फ्लोर के बीच में गैप बनाना है। तो बेटा 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर वेकेंट आएगा और यहाँ जी आएगा, अगर हमारे पास 3 पर्सन बोला है। अगर 3 फ्लोर होता तो 1 2 3 छोड़कर यही वेकेंट होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इन चीजों का ही ध्यान देना होता है ताकि गड़बड़ ना हो, है ना। पर्सन और फ्लोर्स में हमें खास करके ध्यान देना पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहा है, ओनली 3 फ्लोर्स बिटवीन सी एंड जून। अब फ्लोर वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे वेकेंट हो चाहे कुछ भी हो, फ्लोर तो फ्लोर ही रहेगा। द वन हु वेंट ऑन फेब्रुअरी लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर बिलो फोर्थ फ्लोर, ठीक है। फोर्थ फ्लोर के नीचे वाले फ्लोर्स में फैब वाला रहता है, तो मतलब फैब वाला कहाँ रहेगा, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे। अच्छा आगे देखते हैं। देर आर ओनली 4 फ्लोर्स बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में कितने फ्लोर्स आएंगे, 4 फ्लोर्स आएंगे, ठीक है। आगे पीछे पता नहीं। द पर्सन हु वेंट ऑन जुलाई लिव्स इमीडिएटली बिलो जनवरी, जैन के एकदम नीचे कौन रहने वाला है, जुलाई वाला, ठीक है। जुलाई वाला पर्सन जो है उसके एकदम ऊपर कौन रहेगा, जैन वाला। द पर्सन हु लिव्स इमीडिएटली बिलो द वेकेंट फ्लोर वेंट ऑन फेब्रुअरी। चलिए अब इसने कहा वेकेंट फ्लोर के जो एकदम नीचे रहता है ना वो कहाँ पे जाता है, फेब्रुअरी मंथ में जाता है। तो मेरे पास फेब्रुअरी के लिए वैसे भी फ्लोर्स है 1 2 और 3। अच्छा आगे 2 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन पर्सन हु वेंट ऑन जनवरी एंड जून, ठीक है। जैन और जून के बीच में कितने फ्लोर्स आएंगे, 2 फ्लोर्स। पर्सन लिखा होता तो फिर से हमें वेकेंट वाले को दिमाग में रखना पड़ता। ए लिव्स इमीडिएटली बिलो द वेकेंट फ्लोर। अच्छा देखो वेकेंट के नीचे फैब है, वेकेंट के नीचे बी है, तो इसका मतलब बी कौन से मंथ का है, ठीक है। कौन से मंथ में जाएगा, फेब्रुअरी मंथ में। क्लियर हो गया, दोनों आपस में जुड़ गए, कहानी यहाँ तक हमारी बहुत ही सॉर्टेड सी है।
अच्छा आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन ई एंड सी इज द सेम। ई और सी के बीच में जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो उतने ही होंगे जितने की ई के ऊपर पर्सन है, जितने की ई के ऊपर क्या है, पर्सन है। अच्छा, बी लिव्स ऑन अ फ्लोर विच इज इमीडिएटली अबव द वन हु वेंट ऑन मै। अब बी जो है वो मै वाले के एकदम ऊपर जाता है। तो देखो ये एक पूरा का पूरा केस बन गया। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या फैब फर्स्ट फ्लोर पे कभी जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो फैब कौन से फ्लोर पे जा सकता है? या तो सेकंड या तो फिर थर्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है देयर इज ओनली वन फ्लोर बिटवीन ई एंड द वन हु वेंट ऑन फेब्रुअरी। ई और फैब के बीच में एक फ्लोर आएगा। आगे, ए वेंट फॉर वेकेशन बिफोर एफ। ए जो है वो एफ से पहले वेकेशन पे जाता है। एक केस मेरे पास यहाँ पे बना है। डी लिव्स बिलो जी। अब जी के कहीं नीचे डी रहता है। ये कौन सी की बात हो रही है? ये फ्लोर की बात हो रही है। देखो ये फ्लोर था और ये सारा मंथ था। चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे किसके बारे में दी है? फ्लोर्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे फ्लोर्स ही ड्रॉ कर लेती हूँ। जस्ट सेकेंड बचे। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब मैंने कहा था एक काम होता है हमारा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का और एक काम होता है हमारा क्लबिंग का। सबसे पहले डायरेक्ट देखते हैं। इसमें कहा था कि जो फेब्रुअरी वाला है वो सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे जाएगा। ठीक है, क्लब करते हैं इसको किसी और के साथ। ई और फेब्रुअरी में 1 का गैप है। बेटा देखो, अगर ई और फेब्रुअरी में 1 का गैप है और ई जो है वो 5th और 7th फ्लोर पे जाता है, तो क्या सेकंड के साथ 5th फ्लोर बन सकता है? 7th फ्लोर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब बी कौन से फ्लोर पे जाएगा? थर्ड फ्लोर पे। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। बी फैब, इसके जस्ट नीचे में, इसके जस्ट ऊपर वेकेंट, पॉइंट खत्म हो गया। ई और फेब्रुअरी में 1 का गैप और ई 5th या 7th फ्लोर पे जाता है, तो ई आ गया 5th फ्लोर पे। बोलो, इसको कहते हैं हम लोग क्लबिंग, जिसमें हमारे मल्टीपल केसेस जो हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, हमें जरूरत नहीं पड़ती केसेस बनाने की। चलिए आगे देखते हैं। आगे ई बी या फिर में से रिलेटेड कोई पॉइंट है? हाँ बिल्कुल है। ई और सी के बीच में उतने ही फ्लोर आएंगे जितने पर्सन ई के ऊपर बैठे। तो बेटा ई के ऊपर कितने पर्सन है? 1 2 3, क्योंकि वेकेंट फ्लोर तो निकल गया। तो ई और सी में भी कितने फ्लोर्स होंगे? 1 2 3। तो सी आ गया मेरे पास सबसे नीचे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोगों ने पिक किया, 1 मिनट। सी और जून का। सी और जून में 3 का गया, 1 2 3 छोड़कर ये आ गया मेरे पास जून। अच्छा, जून वाला एक और पॉइंट भी था, जैन और जून में 2 फ्लोर्स का गैप। 1 2 फ्लोर छोड़कर नहीं आ सकता, 1 2 छोड़कर मेरे पास जैन आ जाएगा टॉप पे। ठीक है, ये भी कंप्लीट। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा आगे देखते हैं। जैन के जस्ट नीचे क्या है? जुलाई। जैन के जस्ट नीचे क्या है? जुलाई। ये भी खत्म हो गया। अब जी और वेकेंट फ्लोर में 3 पर्सन आते हैं, तो 1 2 3 छोड़कर जी इधर आ गया। देखो आराम से बन रहा है, कोई हम लोग मेहनत ज्यादा नहीं कर रहे। एफ के नीचे अप्रैल है। अब एफ यहाँ रखेंगे तो अप्रैल आ सकता है, एफ इधर रखेंगे तो भी अप्रैल आ सकता है, और तो कोई जगह नहीं है। अच्छा, फिर कह रहा है कि एफ और ए में 4 का गैप है, तो 1 2 3 4 छोड़कर ए भी आ सकता है। तो देखो इन दोनों में, एफ और ए में बच कौन गया? सिर्फ डी। बाकियों का तो मुझे पता नहीं, एफ और ए में से ऊपर कौन सा नीचे कौन सा, लेकिन मुझे ये पता है कि डी की पोजीशन कौन सी होने वाली है। ठीक है जी। चलो अब हम लोगों के पास लास्ट काम बचता है। जी डी हमने ड्रॉ कर लिया। लास्ट काम बचता है ये सी ए और एफ का। सी ए और एफ का। इसने कहा था सी पहले जाएगा, ए बाद में जाएगा और एफ उसके बाद में जाएगा। तो जैन के बाद फेब निकल गया, बचा कौन सा मंथ है हमारे पास? एक बचा है मार्च, एक बचा है अप्रैल, मई निकल चुका है, जून जुलाई निकल चुका है। ठीक है, अच्छा मई भी तो हम ले सकते हैं ना, अप्रैल और मई। और जुलाई भी अभी तक फिल नहीं हुआ। फिल नहीं हुए वो वाले मंथ्स हमने उठा लिए जो जो फिल अभी तक नहीं हुए।
अच्छा, CAF की बात करें तो C मेरे पास मार्च में जा सकता है या फिर अप्रैल में जा सकता है, ठीक है। उसके बाद A की बात करें तो वो अप्रैल में जा सकता है या फिर मई में जा सकता है, और F की बात करें तो वो मई में जा सकता है या जुलाई में जा सकता है। लेकिन A जो है, क्या वो जुलाई में जा सकेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब F इधर आ गया और A इधर आ गया, जुलाई भी निकल गया, मई भी निकल गया। हाँ जी, बोलो, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब कौन से मंथ्स बचे मेरे पास? एक बचा है अप्रैल और दूसरा बचा है मार्च। हाँ, तो एफ के नीचे क्या आना था? अप्रैल, और बची हुई पोजीशन पे कौन चला गया? मार्च। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक ही केस में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। इसके कुछ क्वेश्चंस थे, लिखा है 7th फ्लोर पे कौन गया वेकेशन में, तो 7th फ्लोर पे कौन गया था? एफ, या फिर जो पर्सन जुलाई में जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे पूछा है जी और ए में कितने पर्सन आएंगे, तो 1 2 3 4। देखो, ये एक वेकेंट प्लेस है तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो कितने पर्सन हो गए? 4। अगर यहाँ पे मैं फ्लोर पूछती आपसे कितने फ्लोर्स हैं, तो हमारे पास आंसर होता 5। अच्छा, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली अबव वेकेंट फ्लोर? वेकेंट फ्लोर के एकदम ऊपर कौन रहता है? ई रहता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। वेंट फॉर वेकेशन ऑन जनवरी, जनवरी में कौन वेकेशन पे जाता है? या तो डी होगा या 8th फ्लोर वाला होगा, तो चेक करते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन में दिया है टॉप फ्लोर। ई जो है वो कौन से फ्लोर पे जाता है? तो ई जाता है 5th फ्लोर पे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ था नहीं। तो अगर आप लोग इसको ढंग से देखते तो एक ही कंडीशन में आप लोग इसको बनाते। आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को कितना टाइम लगा इसको बनाने में। चलिए, अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि इम्पोर्टेंट रहता है फॉर आर मेंस के पेपर के लिए। तो इस तरह से जब भी रिवर्स डायलॉग होगा, जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम लोग इसको वर्बल करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट। हम लोग अपने कंक्लूजन में देखते हैं विदाउट पॉसिबिलिटी क्या क्या गिवन है। हमारे पास नो की कंडीशन गिवन है, इसका मतलब हमारे स्टेटमेंट में एक नो तो होना चाहिए। तो आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस, देखो इसमें नो है, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी नो है, थर्ड वाले में नो नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन बिना कुछ देखे बिना कुछ बनाए हमने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हम एक डेफिनेट केस ही उठा लेते हैं। यहाँ लिखा है सम पैडीज आर नॉट पल्सेस, कुछ पैडीज जो है वो पल्सेस नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं, पैडी का बीन से रिलेशन है और बीन का पल्सेस से। अब मुझे बताओ, क्या आप पैडी, बीन और पल्सेस में कुछ रिलेशन बना पाओगे? अगर इनमें नो का रिलेशन है तो क्या डेफिनेट रिलेशन होगा इसमें? बिल्कुल भी नहीं। मतलब फर्स्ट की वजह से ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं, सम पेडी आर नॉट पल्सेस। तो पेडी का रिलेशन किसके साथ है? क्रॉप्स के साथ। फिर उसके बाद कोई रिलेशन ही नहीं दिया हुआ, तो ये रहा, पैडी का कुछ पार्ट बीन्स में है और बीन्स का पल्सेस से नो का रिलेशन है, मतलब सम नॉट आराम से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, पल्सेस और बीन्स के बीच में नो का रिलेशन है और पैडी और बीन्स में भी किसका रिलेशन है? सम का। तो मतलब यहाँ भी सम नॉट आराम से बन जाएगा। अच्छा, आगे की अगर हम बात करें, अगला ऑप्शन उठा के हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन मैंने पिक कर लिया, सेकेंड वाला। लिखा है ऑल सीड बीइंग पैडीज इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि सारा का सारा जो सीड है वो पैडी में आ सकता है कि नहीं, हमें ये चेक करना है। ये रहा सीड, ये रहा बीन्स और ये रहा पैडी। इसने तो ऑलरेडी सेकंड में बोला है ना कि सारा सीड किस में है? बीन्स में, और सारी बीन्स किस में है? पैडी में। तो क्या सारे सीड को हम पैडी में डाल सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी, डेफिनेट केस की पॉसिबिलिटी होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब मेरे पास 3 ऑप्शंस क्रॉस हो गए, एक ही बचा है। तो एक जब बच जाता है तो फटाफट से उसको ड्रॉ कर लिया करो, क्योंकि हमारे पास नन ऑफ दीज भी है। तो नन ऑफ दीज से छुटकारा नहीं पाना कि हाँ भाई छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है, आपको उसको चेक करना है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास पल्सेस, सारे पल्सेस आ गए किसके अंदर? क्रॉप्स के अंदर। लिखा क्या है? कुछ पेडीज पल्सेस नहीं है, तो बिल्कुल ये वाला पार्ट पल्सेस में नहीं आएगा। क्या सारे सीड को पेडी में डाल सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सम का रिलेशन है तो ऑल तो बन ही जाएगा। सम क्रॉप आर बीन, कुछ क्रॉप्स जो है वो बीन में चले जाएं, तो क्रॉप और
पल्सेस का नो का रिलेशन है, लेकिन जो क्रॉप का ये बचा हुआ हिस्सा है इसका बीन्स के साथ हम कोई भी रिलेशन बना सकते हैं, ऑल को छोड़कर। ठीक है, चलिए, नो क्रॉप इज सीड इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी क्रॉप जो है वो सीड नहीं है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल ठीक। देखो इधर ना, जो हमारे पास ये क्रॉप और बीन होता है ना बच्चे, ये क्रॉप हो गया, ये पल्सेस हो गया, और ये आ गया बीन्स। तो यहाँ पे क्रॉप की तरफ से ऑल का रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से सम नॉट है। ठीक, तो इसके अलावा सम बन सकता है, नो बन सकता है। ठीक है, इनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करूं तो मेरे पास प्योरली ये डाउट है, किसके साथ? क्रॉप के साथ। तो इधर से चाहे तुम ऑल बना लो, नो बना लो, सम बना लो, या सम नॉट बना लो, इन सब की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, जैसे जैसे आप ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो आपको वो समझ में आने लग जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास अगेन 5 ऑप्शंस हैं, चेक करते हैं कि क्या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव निकलता है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव, 1 सेकेंड, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, इसमें ये मत करना कि नो के साथ पॉसिबिलिटी लगी है तो यहाँ पे आप लोग नेगेटिव ढूंढ रहे हो, ये चीज मत करना। ठीक है, आपको कहाँ से कैंसिल आउट करना है? आपको वो कैंसिल आउट करना है जिसमें विदाउट पॉसिबिलिटी में नो दिया हो। तो यहाँ पे एज सच कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं है जिसमें नो के साथ हमें कंक्लूजन चाहिए ही चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव के बिहाफ पे कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले मैंने एक डेफिनेट केस ही उठा लिया। डेफिनेट केस क्या कहता है कि सारा सर्टिफिकेट पेपर के अंदर आएगा, तो ऑल का रिलेशन है तो ऑल से ही बनेगा, और तो कुछ बन नहीं सकता। अब देखो सर्टिफिकेट और पेपर के बीच में ये रहा पेपर, ये रहा मेन्यूस्क्रिप्ट, और ये रहा सर्टिफिकेट। सम प्लस सम नॉट कभी भी ऑल नहीं बनाता। ठीक है, कभी भी ऑल नहीं बनाता, पहला क्रॉस हो गया। दूसरा चेक करते हैं सर्टिफिकेट एंड पेपर। नो सर्टिफिकेट इज मैन्यूस्क्रिप्ट, और मैन्यूस्क्रिप्ट का पेपर से नो का रिलेशन है, अगेन ऑल के कोई चांसेस नहीं है। आगे चेक करते हैं, ऑल सर्टिफिकेट्स आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एंड सारे मैन्यूस्क्रिप्ट पेपर में, मतलब सी के अंदर, सी एम में और एम पी में, तो इनडायरेक्टली सी पी में चला जाएगा। अगला देखते हैं, ऑल सम सर्टिफिकेट्स आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड ऑल पेपर्स आर मैन्यूस्क्रिप्ट, तो इसका मतलब पेपर और सर्टिफिकेट में कोई रिलेशन नहीं है। देखो बच्चे, ये था ना पी, ये है एम, और ये है सी, क्या पी और सी में कोई रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं। अब ऑप्शन सिर्फ एक बचा, इसको बना के फटाफट से चेक कर लो। क्यों? क्योंकि हम लोगों को नन ऑफ दीज पे भी ध्यान देना है, हम लोग को ये गलती नहीं करनी कि हमारे पास बचा हुआ ऑप्शन एक ही है तो हम उसको आराम से बना दे, तो ये काम मत कर देना। पहला पूछा है कुछ फाइल्स जो कि मेन्यूस्क्रिप्ट है, क्या कुछ फाइल्स जो कि मेन्यूस्क्रिप्ट है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट। क्या इसको हम डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, नो थोड़ी ना कहीं पे दिया हुआ है। सारा मेन्यूस्क्रिप्ट क्या डॉक्यूमेंट में बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि इनमें सम का रिलेशन है। कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट नहीं है तो फाइल और डॉक्यूमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, तो जब कोई रिलेशन नहीं होता तो इनके बीच में तुम चाहे ऑल बनाओ, चाहे सम बनाओ, चाहे सम नॉट बनाओ, चाहे नो बनाओ, क्योंकि इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। ऑल सर्टिफिकेट्स आर पेपर, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की कंक्लूजन है, नेगेटिव दिया है, नेगेटिव 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 सब में दिया है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बिहाफ पे कुछ भी एलिमिनेट नहीं होगा। अब हम लोग सबसे पहले कौन सा पॉइंट उठा लेते हैं? हमने उठा लिया फर्स्ट पॉइंट, लिखा है सम कार्ड्स आर नॉट ट्रेन। पहले में देखते हैं, कार्ड और ट्रेन में सम का रिलेशन है, क्या सम नॉट हो सकता है? श्योरिटी में नहीं हो सकता। कार्ड और ट्रेन में नो का रिलेशन है, सम नॉट बनेगा, सम नॉट बनेगा, सम नॉट बनेगा, मतलब फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है उससे हमने एलिमिनेट कर दिया स्टेटमेंट नंबर 1। अच्छा अगला चेक करते हैं, अगला लिखा है कुछ कार्ड जो कि डेस्क है। अब यहाँ पे मुझे कार्ड और डेस्क में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए होगा, तो कार्ड डेस्क में डायरेक्ट रिलेशन, कार्ड डेस्क में डायरेक्ट रिलेशन, कार्ड डेस्क में डायरेक्ट रिलेशन। अब क्या चाहिए मुझे? अब चाहिए कि डेस्क और फ्लावर के बीच में। अब डेस्क, इसने कहा है कि कार्ड का वो हिस्सा जो डेस्क में जाता है, मतलब ये हिस्सा, क्या इसको हम फ्लावर में भी बना सकते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्ड और डेस्क का ये जो कॉमन पार्ट है क्या फ्लावर में जा सकता है? तो आप यहाँ चेक करेंगे, लिखा है कि डेस्क का कोई हिस्सा फ्लावर में नहीं जाएगा, तो क्या ये इसकी पॉसिबिलिटी बन पाएगी? कभी कभी भी नहीं बन पाएगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्रॉस हो गया यहाँ पे।
अच्छा, आगे चेक करते हैं। सम फ्लावर्स आर पेटल्स, कुछ फ्लावर्स जो हैं वो पेटल्स हैं। बिल्कुल ठीक लिखा है। यहाँ कह रहा है कि कुछ पेटल्स फ्लावर नहीं है, तो सम नॉट से हम सम कभी भी नहीं बना सकते। तो एक बार हम लोग बी ऑप्शन को बना के चेक करते हैं। कुछ फ्लावर्स जो हैं वो पेटल्स हैं, कुछ फ्लावर्स जो हैं वो डेस्क हैं, ठीक है। कुछ डेस्क जो हैं वो कार्ड हैं, और कार्ड का कोई हिस्सा ट्रेन में नहीं जाएगा। ये मैंने ड्रॉ किया है सेकंड वाला, मतलब बी वाला मैंने ड्रॉ किया है। अब लिखा है सम कार्ड्स आर नॉट ट्रेन, कार्ड और ट्रेन नो का रिलेशन, बिल्कुल ठीक है। कार्ड का ये हिस्सा जो डेस्क में है इसको हम फ्लावर में डाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहा है। ऑल ट्रेन बीइंग डेस्क, क्या सारी ट्रेन को डेस्क में डाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ये पूछती ऑल डेस्क बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, तो आंसर क्या हो जाता, फॉल्स। क्यों हो जाता, इसका आंसर हो जाता फॉल्स। क्यों, क्योंकि डेस्क का ये हिस्सा कभी भी ट्रेन में नहीं जाएगा। सम फ्लावर्स आर पेटल, ये वाला पोर्शन पूछा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। रिवर्स डायलॉग इंपॉर्टेंट है, इसलिए जरूर करके जाइएगा। चलिए ये कैन बी है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी। अच्छा, एक डेफिनेट कंडीशन है, इसको चेक कर लेते हैं। नॉट है तो सारा पॉजिटिव कोई होना नहीं चाहिए। इसमें भी हमारे पास एक नेगेटिव कंडीशन आ गई, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, मतलब सब में नेगेटिव कंडीशन हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले हम डेफिनेट से ही स्टार्ट करते हैं। सम कॉन्सोनेंट्स आर नॉट अल्फाबेट्स, तो नो कॉन्सोनेंट इज अल्फाबेट, सम नॉट बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। नो कॉन्सोनेंट इज अल्फाबेट बिल्कुल बनेगा। ये कह रहा है ऑल कॉन्सोनेंट्स आर अल्फाबेट, क्या इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट और अल्फाबेट के बीच में क्या है, कॉन्सोनेंट का कोई हिस्सा नंबर में नहीं जाएगा, सारा नंबर डिजिट में है, सारा डिजिट अल्फाबेट में है। तो क्या कोई रिलेशन बना, देखो कॉन्सोनेंट का थोड़ा हिस्सा किस में जाएगा, किस, कोई हिस्सा नंबर में नहीं जाएगा, सारा नंबर डिजिट में है और सारा डिजिट अल्फाबेट। तब पूछ रहा है क्या कुछ कॉन्सोनेंट अल्फाबेट नहीं है, तो अल्फाबेट, कॉन्सोनेंट से अल्फाबेट की तरफ क्या रिलेशन है, डाउट का। लेकिन अगर मुझसे अल्फाबेट से कॉन्सोनेंट पूछता तो आंसर होता सम, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, कैंसल आउट, ठीक है। चलिए आगे चेक करते हैं। सेकंड, चलिए सेकंड चेक, सेकंड वाला पिक करते हैं। सम नंबर्स विच आर डिजिट, कुछ नंबर जो कि डिजिट हैं। अब देखो यहाँ पे नंबर और डिजिट का रिलेशन दिया है, यहाँ पे भी नंबर और डिजिट का रिलेशन दिया है, ठीक है। अब इसने पूछा है कि क्या ये वॉवल हो सकते हैं, क्या हम इसको वॉवल में बना सकते हैं, लेकिन ये तो कह रहा है कि डिजिट तो कभी वॉवल में जाएगा ही नहीं। इसका मतलब बता फिर से कौन सा, बी ऑप्शन ड्रॉ कर लेते हैं। डिजिट, some digits are vowel, some numbers are digit, all digits are alphabets, no consonant is alphabet। तो पहला था क्या सारे अल्फाबेट को वॉवल में बना सकते हैं, तो सारा अल्फाबेट बिल्कुल आराम से वॉवल में आएगा। कुछ नंबर डिजिट है, तो ये कॉमन पार्ट की बात हो रही है। क्या इसको में हम वॉवल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्या कुछ वॉवल्स को हम नंबर्स बना सकते हैं, तो वॉवल नंबर में कोई रिलेशन नहीं है, तो पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाएगी। सम कॉन्सोनेंट्स आर नॉट अल्फाबेट, तो कॉन्सोनेंट और अल्फाबेट में वैसे भी नो का ही रिलेशन है। चलिए आखिरी सवाल पे चलते हैं आज के। तो यहाँ पे पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, बाकी दो पॉसिबिलिटीज के हैं। तो अब चेक कर लेते हैं क्या कुछ कैंसिल आउट होता है, तो पहले वाला एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट होगा, क्योंकि ये सारा का सारा किस में दिया हुआ है, पॉजिटिव में दिया, ठीक है। सेकेंड का है सम ट्रेड आर नॉट वर्क, तो नो ट्रेड इज वर्क, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से सम नॉट बन जाता है। सम ट्रेड आर वर्क, सम ट्रेड आर वर्क, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों ही पॉजिटिव बता रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव में। अब बना के चेक कर लेते हैं। सम जॉब्स आर वर्क, बहुत जगह पे आपको ये भी बोला जाएगा कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि प्लीज़ बना लीजिएगा। बनाने से क्या होगा कि आपको एक श्योरिटी रहेगी कि नन ऑफ दीज आंसर नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दीज भी आंसर आता है कई बार, ठीक है। सम वैकेंसी विच आर जॉब, कुछ वैकेंसीज जो जॉब है, मतलब ये पूरा पार्ट। क्या इसको हम ट्रेड में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ये वर्क वाले के साथ कॉमन नहीं है, ठीक है, इसको हम इसमें बना सकते हैं। सम ट्रेड आर नॉट वर्क, कुछ ट्रेड वर्क नहीं है, तो सम
ट्रेड आर नॉट वर्क की जगह ये पूरा का पूरा ट्रेड ही वर्क में नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ऑल ट्रेड कैन बी वैकेंसी, क्या पूरे ट्रेड को वैकेंसी में बनाया जा सकता है? बिल्कुल ठीक है, ऑल जॉब्स आर वैकेंसी। देखिए, अब यहाँ क्या लिखा है? ऑल जॉब्स आर वैकेंसी, क्या सारी जॉब्स वैकेंसी में हैं? हो गया ना गड़बड़। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया और आंसर आ जाएगा मेरे पास नन ऑफ दी। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि सारी वैकेंसी जॉब के अंदर है इस ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे? सारी जॉब्स किस में चाहिए? वैकेंसी में। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। सो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।